तो बेटा आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिकल पार्ट, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इस चैप्टर को आप परफॉर्मेंस एनालिसिस भी बोल सकते हो। लास्ट चैप्टर दिया और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे ज्यादा मार्क्स वाला चैप्टर, मतलब वो चैप्टर कर लिया तो बिलीव मी 70 to 80% कोर्स कर लिया कॉस्ट ऑडिट। तो वो एक ऐसा चैप्टर है जो कि हमारा मोस्ट ऑफ द कोर्स कवर करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के प्रैक्टिकल भी वही कवर करता है। तो अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से और अच्छे से कर लेते हो तो 50-60 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए, क्योंकि इस चैप्टर से ही आना है इतने ना मार्क्स के क्वेश्चन। अदर मार्क्स यू हैव टू प्रैक्टिस, आपको चीजें पढ़नी पड़ेगी देन तब जाकर के इसको। तो बेटा अपन इस चैप्टर का जो आज पढ़ने जा रहे हैं उसमें से एक ले लेते हैं, यूटिलिटीज कंजम्पशन। काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। इसमें मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, चैप्टर छोटे छोटे ही है, 3-4 क्लास, इससे ज्यादा के चैप्टर नहीं हो। तो आज बेटा जो अपन चैप्टर लेने वाले हैं दैट इज यूटिलिटीज कंजम्पशन। इट इज अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस एनालिसिस। और बेटा इस चीज से रिलेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 डील करता है इसके साथ। टोटल बेटा 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इसमें से ज्यादातर तो थ्योरी है, 4-5 जो है प्रैक्टिकल्स के अंदर भी दे रखे। टोटल 24 है। उसमें से जैसा कि मैंने बताया ज्यादातर थ्योरीज है और कुछ प्रैक्टिकल्स भी है। तो प्रैक्टिकल्स का पार्ट काफी कम है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर, और वो उसके प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्मेंस एनालिसिस चैप्टर में दे रखे हैं। तो आज जो अपन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज बेटा कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज। यूटिलिटीज कंजम्पशन भी अपन बोल सकते हैं इसको। यूटिलिटीज क्या होती है सर, पहला तो सवाल ये आता है। क्या बेटा आप जानते हैं यूटिलिटीज क्या होती है? थोड़ा आइडिया, क्या आपको यूटिलिटीज के बारे में पता है कुछ? यूटिलिटीज कई बच्चे बोलेंगे "अ, सर हमने तो उसमें पढ़ा इकोनॉमिक्स में, जैसे जैसे हम कंजम्पशन करते हैं तो उस चीज से मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो जो है सर कम होती जाती है। ऑडियो ब्रेक हो रही है। तो वैसा कुछ भी नहीं है। यहां पर यूटिलिटीज से मतलब क्या है बेटा? यहां पर यूटिलिटीज से मतलब है ऐसी चीजें। सबसे पहला सवाल तो यही आता है, इस स्टैंडर्ड को पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे व्हाट इज यूटिलिटीज। व्हाट इज यूटिलिटीज, ये अपन को पढ़ना पड़ेगा। जब हम ये जान जाएंगे कि यूटिलिटीज का मतलब क्या होता है देन अपन इस स्टैंडर्ड को स्टार्ट कर पाएंगे और पढ़ पाएंगे। तो चलिए जानते हैं बेटा इसके बाद। तो एक गाना आपने सुना है? ये वाला गाना सुना है आपने, तू है के नहीं? एक मूवी है उसमें ये गाना है। ठीक है, मूवी बड़ी खराब है, बहुत खराब मूवी है, देखना मत गलती से। आज तक मैंने कुछ 1-2 मूवीज को ही बीच में, हॉल के बीच में से छोड़ा होगा, उसमें ये एक मूवी थी जिसको बीच में ही छोड़ के जाना पड़ा। कुछ समझ में नहीं क्या चल रहा है, लेकिन गाने अच्छे थे मूवी के। तो तू है कि नहीं, ये यूटिलिटीज को भी बोल सकते हैं। यूटिलिटीज भी कुछ ऐसी होती है, मतलब ऐसी चीजें जो कि प्रोडक्ट को बनाने में तो लगती है, लेकिन जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है तब उसमें दिखती नहीं है, उसमें होती नहीं। इन्हीं को बोला जाता है यूटिलिटीज। तू है कि नहीं, क्यों? ऐसी कौन सी चीजें हैं सर जो कि फाइनल प्रोडक्ट में बिल्कुल भी मौजूद नहीं होती
लेकिन वो लगी जरूर होती है। इलेक्ट्रिसिटी बेटा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट में लगती तो है लेकिन मौजूद होती है क्या? दुकान पे जा रहे हो, बोलना ये चीज देना, अरे इसमें तो करंट दौड़ रहा है, ले ही नहीं पाओगे कभी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट को बनाने में लगती है लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में तो नहीं होती है। क्या कोई और ऐसी चीज है जो कि लगती तो है, ऐसी ही कुछ चीजें, लेकिन होती नहीं है? यस सर, एक चीज और होती है बेटा, कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर क्या होती है? भाप, भाप बोल रहा हूं मैं, स्टीम बोल सकते हैं उसको। ठीक है, लेकिन स्टीम थोड़ी अलग होती है और कंप्रेस्ड एयर अलग होती है। कई जगह स्टीम का यूज लिया जाता है। आप, ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं बेटा, ये जो भी पढ़ोगे ना आप कॉस्ट ऑडिट में, अगर आप प्रैक्टिस में जाते हो या आप आपकी आर्टिकलशिप अगर चल रही हो और जाते हो, तो ये सब मिलेगा तुमको प्रैक्टिकल, अगर आप प्लांट वगैरह में जाओ। एंड एक और चीज, वाटर। यस बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वाटर। ये चार चीजें ऐसी है बेटा जो कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में लगती तो है लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में नहीं दिखती, फाइनल प्रोडक्ट के अंदर नहीं दिखती। तो ये प्लांट्स के अंदर आप जाओगे तो ये चीजें प्रोडक्शन के काम में आती है लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में नहीं दिखती। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं खुद जिस कंपनी में था उसका देता हूं, वेदांता। वेदांता के अंदर मान लो जिंक बना रहे हैं, लेड बना रहे हैं, तो एक टेक्नोलॉजी होती है हाइड्रो टेक्नोलॉजी। आपने सुना होगा, हाइड्रो पावर प्लांट भी सुने होंगे। हाइड्रो टेक्नोलॉजी होती है। हाइड्रो टेक्नोलॉजी में क्या होता है बेटा, वाटर का एंड स्टीम का यूज करके जो है एनर्जी जनरेट की जाती है, प्रोसेसेस वगैरह चलाई जाती है। वाटर एंड स्टीम का यूज होकर के आगे प्रोडक्शन किया जाता है प्रोडक्ट्स। अब वो कैसे करते हैं, अपन तो इतने साइंटिस्ट नहीं है कि किस में क्या डाल के मिला के करते हैं, लेकिन इनकी मदद से जो है वो कुछ ना कुछ आगे किया जाता है और प्रोडक्ट को बनाया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट के अंदर ये चीजें नहीं दिखती। तो जो ये चार यूटिलिटीज है ना बेटा, इनकी कॉस्टिंग से रिलेटेड बात ये जो है चैप्टर करना, इनकी कॉस्ट जो है आखिर कैसे निकाली जाए, पहली बात। दूसरी बात को सुनिएगा बेटा, ये चैप्टर बोल लो या जो स्टैंडर्ड बोल लो, ये उन्हीं लोगों पर लगेगा बेटा जो इन यूटिलिटीज को एज इनपुट यूज करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, एज इनपुट यूज करते हैं। मतलब ये चीजें उनके लिए इनपुट है। अगर किसी व्यक्ति के लिए ये चीज आउटपुट है, कि जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बेच रही है इलेक्ट्रिसिटी, उस पर ये नहीं लगेगा। लेकिन कोई कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रही है एज इनपुट, तो उस पर लग जाएगा। तो ये चीजें जो अपन लिस्ट देख रहे हैं, अगर ये चीजें आपकी इनपुट है, एज ए इनपुट आप इनको यूज करते हैं, तो ही ये स्टैंडर्ड आपके ऊपर लगेगा। अगर ये चीजें आपका आउटपुट है, यू आर सेलिंग दीज थिंग्स, तो आपके ऊपर ये स्टैंडर्ड जो है बेटा नहीं लगने वाला है। इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए बेटा, पहले बेसिक थोड़ी छोटी मोटी बातें लिख लेते हैं, फिर अपन और आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, हर एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स आते जाएंगे। तो आइए पॉइंट नंबर 1 बेटा, पहला सवाल आता है सबसे पहला, व्हाट आर यूटिलिटीज। प्रैक्टिकल पार्ट को बेटा अपन लिख करके ही पढ़ेंगे, ध्यान रखना, कोशिश करें, क्योंकि इनको लिख करके ही आप बेटर समझ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस भी करने हैं इसके साथ साथ। तो लिखिए, यूटिलिटीज आर दी इलेक्ट्रिसिटी
जिसको हम पावर भी कह सकते हैं। स्टीम, वाटर, कंप्रेस्ड एयर, which are used in producing a product but does not form part of the final product। ये ऐसी चीज है जो कि हमारे प्रोडक्शन के काम में तो आती है, लेकिन हमारे फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनती है। पॉइंट नंबर 2, ये स्टैंडर्ड किन बातों के साथ में डील करेगा? किस बातों के साथ डील करेगा? भाई कॉस्ट कैसे निकाले यूटिलिटीज की, मेन चीज तो यही है, इसी के साथ में ये स्टैंडर्ड डील करेगा। तो सिंपल सी बात पहले लिख लेता हूं, फिर समझाते हैं। कोई भी स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो इसी मैनर में पॉइंट बाय पॉइंट ही चलेगा, ध्यान रखिए। दिस स्टैंडर्ड deals with the principle and methods of classification, measurement and assignment of the cost of utilities। सिंपल सी बात है भाई, ये स्टैंडर्ड क्या क्या बताएगा? यूटिलिटीज की कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई करना है, अलग अलग करना है भाई, अलग अलग कैटेगरी, सेग्रीगेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब आए। मेजरमेंट करना और बांटना कैसे अलग अलग रिसोर्सेज पर, इससे रिलेटेड डील करता है। थियोरटिकल बात हो गई, थियोरटिकल पॉइंट हो गया, हमको ही पता है। हमारा काम ही यही है कि मेनली हमको क्या निकालनी, कॉस्ट ही निकालनी। पॉइंट नंबर 3 जो मैंने आपको बताया था बेटा, ये स्टैंडर्ड उन्हीं लोगों पर लगेगा जो कि यूटिलिटीज को एज ए इनपुट यूज कर रहे हैं। अगर कोई इनको एज ए आउटपुट सेल कर रहा है तो उनके ऊपर ये स्टैंडर्ड नहीं लगेगा। दिस स्टैंडर्ड is only applicable on such organizations those who are those who are using such utilities as input। उन्हीं लोगों पर लगेगा जो कि इनको इनपुट की तरह यूज कर रहे हैं। तो इनपुट जो है यहां पर मेन वर्ड निकल गया। किसी का काम ही इन यूटिलिटीज को बनाना और बेचना है बेटा, तो उनके ऊपर ये सेक्शन जो है नहीं लग पाएगा।
आसान सा सेक्शन है, सारे स्टैंडर्ड आसान है, बस मेरे साथ साथ में आप कर ले, मेरे साथ साथ में जो मैं क्वेश्चन कराऊं वो कर ले, बस एग्जाम में भी वही मिलना है। पॉइंट नंबर फोर, पॉइंट नंबर फोर रिलेटेड है बेटा के कॉस्ट कैसे निकालेंगे यूटिलिटीज की, क्योंकि फाइनली हमको काम ही यही करना है, यूटिलिटीज की कॉस्ट कैसे निकालें। तो बेटा यूटिलिटीज की जो कॉस्ट निकालने का तरीका है ना, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, कॉस्ट निकालने का जो तरीका है, किस किस चीज को कॉस्ट के अंदर लेना है, ये डिपेंड करता है कि यूटिलिटीज आप बना करके किसे दे रहे हो, किसे दे रहे हो। मतलब इन यूटिलिटीज को आप एज ए इनपुट यूज कर रहे हो, विद इन ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, या आप ही की कोई दूसरी यूनिट कर रही है, या फिर आप ही की कोई दूसरी कंपनी कर रही है। इंटर यूनिट ट्रांसफर कर रहे हो तो कॉस्ट कैसे निकलेगी, ये हम देख रहे हैं। सेल्फ कंजम्पशन कर रहे हो यूटिलिटीज बना के तो कॉस्ट कैसे निकलेगी। इंटर कंपनी ट्रांसफर कर रहे हो यूटिलिटीज बना के तो कॉस्ट कैसे निकलेगी। अलग अलग सेनेरियोज में हम देखने वाले हैं कि यूटिलिटीज की कॉस्ट कैसे निकलती है। और आपको एक बात बता दूं बेटा मैं, कि आप एक चीज अगर समझ गए, एक चीज में ये कॉस्ट लेनी है यूटिलिटीज में, तो अगले वाले में बस एक एक चीज एक्स्ट्रा एड ऑन होती जाएगी। जैसे देखते हैं बेटा, अगला अपना टॉपिक है हाउ टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज। बेटा ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका क्वेश्चन आता ही रहता है। 4 बार एग्जाम हुए तो 3 बार तक भी इसका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिल ही जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप ध्यान रखिए इसका। इसलिए मैंने इस स्टैंडर्ड को पहले लिया है, बाकी अदर स्टैंडर्ड भी लिए जा सकते थे, लेकिन हमें पहले मार्क्स स्कोर करने। इफ यूटिलिटीज आर, एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा इस पॉइंट को लिखने से पहले, यूटिलिटीज बेटा हमारे पास में पहुंच कैसे सकती है। दो तरीके हैं बेटा, या तो बाहर से परचेज कर लो, बाहर से परचेज कर लो डायरेक्ट, और या फिर क्या कर लो, उनको मैन्युफैक्चर कर लो। यही दो तरीके हैं यूटिलिटीज हमारे पास पहुंचने के, इनके अलावा तो कोई तरीके हैं नहीं बेटा। या तो खुद बना लो या बाहर से परचेज करके। तो सबसे पहले अपन कॉस्ट देखने वाले हैं अब पॉइंट नंबर 4 के अंदर, कि अगर यूटिलिटीज को बाहर से परचेज करके लाया जाए तो उसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी। पहले अपन एक बार सारा फॉर्मेट देखेंगे, फिर इसको डिटेल में अपन डिस्कशन करेंगे आराम से बात। इफ यूटिलिटीज आर परचेज्ड फ्रॉम आउटसाइड, then its cost will be determined as follows। कॉस्ट कैसे निकालेंगे बेटा, तो सर देखिए मेनली अगर बाहर से परचेज कर रहे हैं तो हमारी परचेज कॉस्ट लगेगी, बिल्कुल बेटा। और परचेज करने के बाद ट्रांसपोर्ट लगती है, जो कि जनरली यहां पर नहीं दिखती, क्योंकि यूटिलिटीज ट्रांसपोर्ट वैसे ट्रक व्रक में तो होती नहीं है। तो बेटा यूटिलिटीज कैसे ट्रांसफर होती है, जनरली ये पाइपलाइंस के थ्रू ही भेजी जाती है, या फिर वायर्स के थ्रू भेजी जाती है। ऐसे ट्रक वगैरह में जनरली ये नहीं होती है, तो उसको ट्रांसमिट करने की, भिजवाने की कॉस्ट जरूर लग सकती है। तो एक फॉर्मेट अपन यहां पर बेटा बना रहे हैं, पार्टिकुलर्स, और एक तरफ हम ले लेंगे अमाउंट। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ परचेज, इसमें आपको बेटा इंक्लूड करने हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस, अगर कुछ लगे हैं इसके ऊपर,
मतलब पूरी इनवॉइस प्राइस लेनी है जो फाइनल आई है। लेकिन मान लो कल को अगर किसी ड्यूटीज और टैक्स का सर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया हो तो फिर उसको तो नहीं लेना, क्योंकि वो पैसे तो हमको वापस मिल चुके हैं। तो ना, जनरल सी बात होती है, जनरल सेंस की बात होती है कि अगर मान लीजिए आपने कोई टैक्स भरा 50,000 का खरीदते टाइम, 40 का तो इनपुट ले चुके हो आप, तो फिर 10,000 ही आपको लेने होंगे कॉस्ट। पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर आपकी कोई लगी है तो जनरली नहीं होती, इसमें परचेज कर रहे हो तो नहीं होती बिल्कुल भी। और इसके अलावा इंश्योरेंस एंड अदर चार्जेस आपके कुछ हो तो। इंश्योरेंस एंड अदर एक्सपेंसेस which are directly attributable, भाई डायरेक्टली रिलेट करते हैं उसी यूटिलिटीज को परचेज करने से रिलेटेड। अगर आपको कोई ट्रेड डिस्काउंट्स वगैरह मिला है तो वो नेट करके लेना होगा बेटा, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, रिपीट एंड रिफंडेबल सिक्योरिटीज। इस लाइन को एक काम करते बेटा, नोट में लिख लेते हैं। आप चाहे तो यहां पर भी लिख सकते हैं बेटा, और इसको नोट में लिख ले, ज्यादा बेटर है। एनी टाइप ऑफ ट्रेड डिस्काउंट रिबेट और रिफंडेबल टैक्सेस, मतलब जिसका आईटीसी मिल सकता है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट, ये हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। एक और नोट, फिर अपन इस बात को समझते हैं पूरी को। फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट वगैरह की कॉस्ट क्या बेटा पार्ट बनती है आपकी कॉस्ट का? ये तो आपको ही पता होगा, आपने इतनी कॉस्टिंग पढ़ी है। क्या फाइनेंस कॉस्ट कॉस्टिंग के अंदर आती है, यस और नो? नहीं आती सर। तो नेक्स्ट नोट लिख लेंगे, फाइनेंस कॉस्ट will not become part of cost। तो देखिए बेटा, अब इस बात को समझते हैं। पॉइंट नंबर 4 हमने बोला कि यूटिलिटीज की कॉस्ट कैसे निकाले। तो यूटिलिटीज की कॉस्ट कैसे निकाले तो डिपेंड करता है कि यूटिलिटीज आ कहां से रही है। हम खुद ही यूटिलिटीज को बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या बाहर से लेकर के आ रहे हैं। बाहर से लेकर के आएंगे तो कॉस्ट निकालना बड़ा सिंपल है, हमारी जितनी परचेज प्राइस लगी और उससे को हमारे यहां तक लाने में जो भी खर्चे लगे वो ऐड कर देंगे। परचेज प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट और इंश्योरेंस वगैरह के कोई खर्चे और डायरेक्टली जो रिलेटेड खर्चे हैं वो लगे वो ऐड कर दो। कोई भी ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट और रिफंडेबल टैक्सेस है तो वो कॉस्ट का पार्ट ऑब्वियस है, नहीं बनेंगे। ये आपका बेसिक है, ये कॉस्टिंग के बेसिक्स भी आपके बहुत क्लियर होने वाले हैं इस सब चीज। आप जो कॉस्टिंग के बेसिक्स वगैरह
हो सकता है आपके कहीं अनक्लियर्ड हो, आपको कुछ पता ना हो, यहाँ पर सब क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल पर वर्क करता है। लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन इज डिफरेंट, काफी हद तक कॉस्टिंग से रिलेट करेंगे और कुछ हद तक अलग होंगे बिल्कुल। इसके अलावा बेटा क्या बात बोली गई है कि फाइनेंस कॉस्ट, ये तो आप हमेशा से जानते हो कि फाइनेंस कॉस्ट जो है पार्ट नहीं बनेगी। तो ये पहला पार्ट बेटा अपन ने पढ़ा किस चीज का, कि यूटिलिटीज को अगर परचेज किया गया हो बाहर से, अगर बाहर से परचेज किया गया हो तो हम किस तरीके से कॉस्ट जो है निकाल सकते। नाउ द थिंग अराइजेज कि सर अगर हमने मैन्युफैक्चर किया हो खुद, तो फिर जो है कॉस्ट किस तरीके से निकलेगी। आइए बेटा इसी फोर्थ पॉइंट में ही कंटिन्यू कर लेते हैं, पॉइंट नंबर सेकंड। पहले अपन को ये इसका पार्ट पढ़ना पड़ेगा, देन वी विल मूव टुवर्ड्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इफ यूटिलिटीज are self manufactured, are self manufactured, फॉर ऑन कंजम्पशन, ध्यान रखना आप, हमने ही मैन्युफैक्चर करिए लेकिन किसके लिए, ऑन कंजम्पशन के। देन its cost will be determined as follows। तो हम इसकी कॉस्ट कैसे निकालें। अगर सर हम खुद बनाते हैं तो हमारा मेनली क्या लगता है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, बस वही लेने। देखो अगर ध्यान रखना बेटा, अलग अलग चीज के लिए यहां पर एक चीज को आप अंडरलाइन कर लेंगे, हाईलाइट रखेंगे, ऑन कंजम्पशन, खुद के कंजम्पशन के लिए हमने बनाई है तो कॉस्ट कैसे निकालनी। एक बेटा वही पर्टिकुलर्स का कॉलम ले लेंगे, फॉर्मेट देख रहे हैं, अगर अपन खुद के कंजम्पशन के लिए बनाते हैं तो क्या क्या चीजें लेनी। एक तो हमको लेनी है बेटा डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, एक हमें इसमें लेनी है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और एक हमें लेनी है बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कॉस्ट। और एक हमको लेने हैं बेटा फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री से रिलेटेड जो आपके खर्चे लगे वो ले लेने हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स को बेटा वर्क्स ओवरहेड भी बोला जाता है। ये सब कुछ ऐड करने के बाद बेटा अपनी कॉस्ट निकल जाएगी, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज। ये हो गया बेटा पॉइंट नंबर 2। यहां पर हमने ऑन कंजम्पशन के लिए बनाया, तो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस ले लेने डायरेक्ट ओनली, और फैक्ट्री ओवरहेड्स ले लेने। बाकी और कोई भी खर्चा आगे एड ऑन नहीं करना है। और भी खर्चे होते हैं सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे होते हैं, नहीं करना है यहां पर ऐड, स्पेसिफिकली मना किया। दूसरी बात, यहां पर हम कभी ये नहीं सोच सकते, आपको इस बात का दिमाग नहीं लगाना है कि ये क्यों नहीं ले रहे। भाई स्टैंडर्ड ने गाइडलाइंस दी है कि ऐसा करना है आपको, ऐसे ही अकाउंटिंग के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है उसी के अकॉर्डिंग तो अपन अकाउंटिंग करते हैं।
वैसे ही जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करनी है, कॉस्ट निकालनी। बट क्या प्रोबेबल रीजंस हो सकते हैं ऐसा रखने का, वो मैं जरूर आपको बताऊंगा। चलिए बेटा, अब इसके आगे तीसरा पॉइंट आता है, इंटर यूनिट ट्रांसफर के लिए अगर यूटिलिटीज बनाई है तो क्या होगा। इंटर यूनिट ट्रांसफर क्या होता है बेटा, इंटर यूनिट ट्रांसफर क्या होता है वो भी तो जानना जरूरी है। तो पहले मैं इंटर यूनिट समझाता हूं बेटा। इंटर यूनिट ट्रांसफर क्या, इंटर यूनिट ये बोल सकते हैं बेटा, सेम कंपनी की डिफरेंट लोकेशंस के बीच में जो ट्रांसफर होता है। जैसे मान लीजिए आपकी एक यूनिट जो है जयपुर के अंदर है, एक यूनिट उदयपुर के अंदर है, राजस्थान की दो सिटीज आपस में ट्रांसफर हो रहा है, एक ही कंपनी है, सेम कंपनी, इंटर यूनिट। और इंटर डिपार्टमेंट को भी जनरली इंटर यूनिट्स में ही लिया जाता है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रही है। लेकिन जनरली यूटिलिटीज में ये डिपार्टमेंट तो कम ही मिलेगा, अपनी ही किसी यूनिट को जरूरत होगी तो उसमें जो है कॉस्ट निकाली जाएगी। कोई खास बेटा फर्क यहां पर देखने को नहीं मिलता है कॉस्ट निकालने में। सिर्फ और सिर्फ एक कॉस्ट ऐड ऑन हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कॉस्ट। ओनली डिस्ट्रीब्यूशन से, सेलिंग नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन से, बाकी ऊपर वाला सेम रहेगा। तो इंटर यूनिट के केस में हमारी कॉस्ट कैसे डिटरमाइन होगी, आइए देखते हैं बेटा। जैसा कि मैंने बोला, पहले तो पूरा सेम लिख लो, ऊपर जितना है वो तो आएगा ही आएगा, एक चीज एडिशनल और आ जाएगी बस। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस इसमें बेटा अपन ऐड ऑन कर देंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस इसमें ऐड ऑन कर देंगे expenses incurred on distribution of यूटिलिटीज। उन यूटिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करने में, पहुंचाने में जो भी आपका खर्चा हुआ है वो आप और ऐड ऑन कर दो बस, बाकी कॉस्ट निकालने का तरीका सेम। तो हमारी निकल करके आ जाएगी बेटा कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज। अब सर इसी की जगह अगर इंटर कंपनी ट्रांसफर हो, मतलब एक ही ग्रुप की दो कंपनीज है आपस में, ए लिमिटेड बी लिमिटेड जो है एक ही ग्रुप की, तो क्या चीज और एक्स्ट्रा आ जाएगी। अभी तक जो बेटा है वो हमारा सब कुछ सेम चलेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन तक, शेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और आ जाएगा। तो आप क्या करें बेटा, फोर्थ पॉइंट भी बना ले इंटर कंपनी ट्रांसफर और सब कुछ सेम लिख ले, पूरा फॉर्मेट सेम बना ले इंटर कंपनी ट्रांसफर के।
सब कुछ सेम लिखना है, शेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और ऐड कर देना उससे रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है। तो आप सब कुछ सेम लिख दे, मैं यहां पर एक ही चीज एक पॉइंट एंड में यहां आपको ऐड ऑन करना है, लेकिन फॉर्मेट पूरा बनाना है, ऐसा नहीं लिखे सेम है बस यही ऐड कर लेना है। शेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो अपन यूं बोल सकते हैं इंटर यूनिट कॉस्ट प्लस शेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवर। इस तरीके से निकालते, तो खुद परचेज करते हैं तो परचेज कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यूटिलिटीज की कॉस्ट का पार्ट बनेगी और इंश्योरेंस वगैरह। अगर खुद परचेज कर रहे हैं खुद के कंजम्पशन के लिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड लेते हैं। उसके बाद में अगर इंटर यूनिट ट्रांसफर के लिए कर रहे हो तो उसमें एक चीज और एड ऑन हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और इंटर कंपनी के लिए कर रहे हो तो एक चीज और ऐड हो जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है बेटा ये बात? जल्दी से बताओ यस और नो। इसमें थोड़ा सा पार्ट और रहा है, फिर अपन जो है बेटा प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे इसके जो हमको करने चाहिए। चलिए बेटा, तो इस क्लास में करते हैं अपन इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे अपन इससे आगे। थैंक यू वेरी मच। चलिए बेटा, तो लास्ट क्लास से आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज के बारे में। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा था सर ये यूटिलिटीज क्या होता है। तो यूटिलिटीज ऐसी चीज है जो कि हमारे प्रोडक्शन में लगती तो है, हमारे प्रोडक्शन में लगती तो है, लेकिन लेकिन दिखती नहीं है। जैसे कि सर हमने बात करी थी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, स्टीम हो गई, ये चीजें ऐसी है जो कि हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में लगती तो है लेकिन हमारे फाइनल प्रोडक्ट में नहीं दिखती। एक मिनट रुका। यस बेटा, तो हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे थे इसके अंदर। सबसे पहला पॉइंट तो डिस्कस करा था यूटिलिटीज क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम, वाटर और कंप्रेस्ड एयर, इनके बारे में बात करता है ये स्टैंडर्ड, बाकी को नहीं छेड़ेगा भाई। ऐसी यूटिलिटीज जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में लगती है लेकिन फाइनल प्रोडक्ट के अंदर नहीं दिखती। ठीक है, इसके बाद में काम की बात थी कि इनकी कॉस्ट कैसे निकाली, यूटिलिटीज की कॉस्ट कैसे निकाली। तो हमने अलग अलग सिनेरियोज देखे। अगर आप बाहर से परचेज कर रहे हो तो कॉस्ट कैसे निकलेगी वो हमने देखा बेटा। बाहर से परचेज कर रहे हो तो परचेज कॉस्ट ले लो, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ले लो आपको जो लगा है, और तीसरी चीज आपके इंश्योरेंस वगैरह जो लगे हैं डायरेक्टली, जो भी खर्चे लगे हैं वो ले लो, कॉस्ट निकल गई, बात खत्म। ठीक है, अगर कोई टैक्सेस लगे जो कि रिफंडेबल है, जिसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, डिडक्टेड, उसको लेस कर दो यहां से। कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह मिला है, रिबेट मिला है, वो भी कॉस्ट में से कम हो जाएगी। ऑब्वियस बात है, जब पैसा लगा ही नहीं तो कॉस्ट में क्यों जोड़ा जाए। उसके बाद में हमारी बात आई थी कि हम ऑन कंजम्पशन अब खुद बना रहे हैं तो कैसे कॉस्ट निकालें। तो बात आई कि हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लो और फैक्ट्री ओवरहेड ले लो।
अगर इंटर यूनिट ट्रांसफर कर रहे हो एक यूनिट से दूसरी यूनिट में, सब कुछ सेम है, एक एडिशनल चीज आ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे और जोड़ दो, वो पहुंचाने पर डिस्ट्रीब्यूशन पर जो खर्चे होंगे वो एड ऑन और कर दो। इसके बाद में हमने इंटर कंपनी देखा था बेटा। इंटर कंपनी में भी देखा था कि वो इंटर यूनिट वाला तो पूरा सेम रहेगा, एक एडिशनल खर्चा और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का और जुड़ जाएगा, बस ये और करना है। बस ये सारी बातें आई थिंक अपन कर चुके थे बेटा, अब इससे अपन को आगे बढ़ना है। आइए बेटा देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर कितना हो गया ये, अच्छा इसी पॉइंट के अंदर चल रहा था। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर रहे हो तो क्या होगा, लास्ट पॉइंट। इफ यूटिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू थर्ड पार्टी। अब एक सवाल आता है, बड़ा ध्यान से सुनना, आपका ध्यान गया हो कि नहीं गया हो। थर्ड पार्टी को कैसे जा सकती है सर? स्टैंडर्ड के शुरू में ही हमने एक बात पढ़ी थी कि स्टैंडर्ड तो लगता ही उन लोगों पर है जो कि बना रहे हैं और खुद के ऑर्गेनाइजेशन में या खुद की कंपनीज ग्रुप में यूज ले रहे हैं, बाहर सेल नहीं कर रहे। एक कारण बताता हूं बेटा क्या होता है। यहां पर बोला है प्राइमरीली एंगेज्ड इन सेल्फ प्रोडक्शन वगैरह। प्राइमरीली मतलब मेन काम यही है। जैसे कुछ प्लांट होते हैं बेटा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। जैसे मैं जब खुद वेदांता के अंदर था बेटा, तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि वो प्रोडक्शन के लिए उन्होंने एक सीपीपी प्लांट बना रखा था, कैप्टिव पावर प्लांट। कैप्टिव पावर प्लांट क्या करता था, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता था प्लांट्स में, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता था। अब होता क्या था, कई बार एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी होती थी, एक्सेस ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बन जाती थी। टेल मी वन आंसर, क्या इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया जा सकता है? क्या इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया जा सकता है? स्टोर करके रखा जा सकता है क्या इलेक्ट्रिसिटी को, कि ये देखो ये इलेक्ट्रिसिटी पड़ी है, देखो कितनी सारी पड़ी है? आंसर इज नो बेटा। इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी स्टोर्ड। इलेक्ट्रिसिटी को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर बना दी तो उसको ट्रांसमिट करो कहीं ना कहीं। तो फिर ये क्या करते थे, अगर ज्यादा बन जाती थी बेटा प्लांट के अंदर, तो हम क्या करते थे, सीपीपी से फिर जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, गवर्नमेंट है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर देते थे भाई, कुछ बहुत ही नॉमिनल रेट्स पर उसको क्या कर देते थे, ट्रांसफर कर देते थे। और गवर्नमेंट इस केस में क्या हो रखी है बेटा, थर्ड पार्टी है हमारी। गवर्नमेंट क्या है इस केस में, थर्ड पार्टी है। तो ऐसे केसेस है जब थर्ड पार्टी को भी ट्रांसफर करना पॉसिबल हो सकता है। थर्ड पार्टी को भी पॉसिबल है कि ट्रांसफर किया जाए। तो इस केस में कॉस्ट कैसे निकालेंगे, आइए बेटा देखते हैं। एक तरफ ले रहे हैं पार्टिकुलर्स और एक तरफ ले रहे हैं अमाउंट। एक तरफ पर्टिकुलर्स, एक तरफ अमाउंट। क्या क्या लेना है, देखो अभी तक जो आ रहे थे वो तो सब कुछ लेना है, तो वो तो ले लो पहले। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अभी इसी क्लास में बेटा अपन प्रैक्टिकल कंटेंट पर भी पहुंच जाएंगे, ध्यान रखें। तो प्रैक्टिकल बड़े ही इंटरेस्टिंग और नए टाइप के होते हैं इसके, लेकिन आसान है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स,
शेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, and plus one thing, marketing overheads. मार्केटिंग ओवरहेड्स। और यहां पर जाकर के हमारी निकल जाती है बेटा कॉस्ट। ये बेटा नोट कर लीजिए और मुझे बता दीजिए। नाउ अपन एक दो नोट देखेंगे, देन वी विल स्टार्ट अवर प्रैक्टिकल पार्ट। चलिए बेटा, एक टॉपिक हमको बेटा पढ़ना है अब यहां पर, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल लॉस यूटिलिटीज के अंदर। ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। अगर बेटा कॉस्टिंग के अंदर नॉर्मल और अबनॉर्मल लॉसेस होते हैं तो आप उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं बेटा? तो अगर मैं बताऊं तो नॉर्मल लॉस का आप क्या करते हैं बेटा, बर्डन कस्टमर पर शिफ्ट करते हैं। कस्टमर पर शिफ्ट करते हैं, किस तरीके से शिफ्ट करते हैं सर? नॉर्मल लॉस जो होता है उसका बर्डन कैसे कस्टमर पर शिफ्ट किया जाता है, जबकि अबनॉर्मल लॉस का नहीं किया जाता क्योंकि वो खुद ऑर्गेनाइजेशन की गलती से हुआ होता है। तो आपने एक ट्रीटमेंट देखा होगा बेटा, कॉस्टिंग में आप करते होंगे कि अगर किसी प्रोसेस वगैरह में नॉर्मल लॉस हुआ है तो नंबर ऑफ यूनिट्स को, कॉस्ट उतनी रहने देते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स को कम कर देते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स कम होने की वजह से, कॉस्ट तो उतनी यूनिट्स कम हो गई तो पर यूनिट की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से जो बर्डन है वो किस पर शिफ्ट हो जाता है? कस्टमर पर शिफ्ट हो जाता है। पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है एंड बर्डन किस पर शिफ्ट हो जाता है? कस्टमर पर शिफ्ट। ऑन दी अदर हैंड एबनॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट किया जाता है? एबनॉर्मल लॉस को हम यूनिट्स में से भी हटाते हैं और कॉस्ट में से भी हटा देते हैं। यूनिट्स एंड कॉस्ट दोनों में से हटा देते हैं एबनॉर्मल, तो उसका बर्डन फिर कस्टमर के ऊपर नहीं जाता, क्योंकि अबनॉर्मल लॉस हुआ किसकी गलती की वजह से होता है? वो ऑर्गेनाइजेशन की गलती की वजह से। यहां पर बेटा ध्यान में क्या देने वाली बात है, ये तो हो गई नॉर्मल प्रोविजन। अगर बेटा देखा जाए तो नॉर्मल लॉस का बर्डन, नॉर्मल लॉस को यूनिट्स में से क्यों लेस किया जाता है? क्योंकि हमें इसका बर्डन कस्टमर पर डालना होता है। बट अगर कस्टमर खुद ही हो, कस्टमर खुद ही हो मतलब हम हमारी ही किसी प्रोसेस में ट्रांसफर कर रहे हैं, विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में जा रहा है, तो उस केस में देखा जाए तो हम खुद ही तो कस्टमर है, खुद पर बर्डन डाल के क्या करेंगे? तो यहां पर यूटिलिटीज के अंदर अगर इंटर प्रोसेस और इंटर यूनिट ट्रांसफर के अंदर बेटा नॉर्मल लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। हाउएवर इसको एज ए फुट नोट दिखा दिया जाएगा कि इतना जो है नॉर्मल लॉस है, नो ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, हाउएवर इट इज शोन एज फुट नोट। अब नॉर्मल लॉस सर यूनिट्स में से भी लेस होता है, कॉस्ट में से भी लेस होता है, यहां पर भी होगा। अब नॉर्मल गलती की वजह से होता है, सेम ट्रीटमेंट होने वाला है। तो नॉर्मल लॉस के बारे में अगर बेटा अपन बात करें तो क्या ट्रीटमेंट हमको करना है सर यूटिलिटीज के अंदर? if there is any normal loss
in inter-process or inter-unit transfer, then there will be no treatment for that. However, it will be shown as फुटनोट, नोट के रूप में जरूर बताना. ऑन दी अदर हैंड, अबनॉर्मल लॉस का सर हमको क्या ट्रीटमेंट करना होता है? सर अबनॉर्मल लॉस का वही ट्रीटमेंट जो हमेशा से करते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ abnormal loss will be as usual. It means it will be deducted from cost as well as from units. कॉस्ट एंड यूनिट्स में से दोनों जगह से इसको डिडक्ट कर देना, इफेक्ट हटा देना है, खत्म कर देना. एक बात हम स्टार्टिंग में ही कर चुके थे कि ये सेक्शन ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस पर नहीं लगेगा दोज हु आर प्राइमरीली डीलिंग इन सेलिंग सच थिंग्स. नोट कर लीजिए बेटा इसको. चलिए बेटा, तो ये सारी बातें हमारी हो गई थोड़ी बहुत कंसेप्ट से रिलेटेड. अब इट्स टाइम टू गो विद द प्रैक्टिकल पोर्शन. चलिए तो बेटा कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे अब इसका. जस्ट वेट अ मिनट. थोड़ी क्लियरिटी प्रॉब्लम हो रही होगी आई थिंक. जस्ट वेट.
ये एक क्वेश्चन है बेटा हमारे सामने जो हमको सॉल्व करना है, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज चैप्टर से। पार्ट 2 भी है इसका। वो भी क्लियर नहीं है। चलिए बेटा, तो ये क्वेश्चन हमारे सामने, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इतना बड़ा सारा क्वेश्चन सर आता भी 8-10 नंबर का है, जैसा कि मैंने आपको बताया हमेशा। आओ पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है बेटा, इज हैविंग बिजनेस ऑफ जनरेटिंग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, बनाते हैं थर्मल पावर प्लांट, टीपीपी। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंपनी क्या करती है, पानी लेकर के आती है, पास में एक लेक है वहां से। पहले एक बार पूरा प्रोसेस पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस कैसे वर्क कर रहा है। कॉस्ट ऑडिट के क्वेश्चंस में आपको प्रोसेस समझना बड़ा जरूरी है कि काम हो कैसे रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ के क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे कॉस्टिंग की तरह कि ऐसी फिक्टिशियस सिचुएशन बना दी, बोला ऐसा करा। ये कॉस्ट ऑडिट में आपको एक बात बता दूं बेटा, ये जो भी क्वेश्चन बने हुए हैं ना, ये रियल लाइफ क्वेश्चन है। कैसे बनाई है ये बुक? ये जो हम कॉस्ट ऑडिट में लगे हुए लोग होते हैं, वही अपनी रियल सिचुएशंस को इंस्टीट्यूट को देते हैं कि भाई ये हमने कॉस्ट ऑडिट करी, उस टाइम ये सिचुएशन आई, ये ऐसी ऐसी कंपनी काम कर रही थी, वो यहाँ पर दे देते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि काम कैसे हो रहा है, देन आप समझ पाओगे कि करना क्या। द वाटर कलेक्शन कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ वाटर कलेक्टेड फ्रॉम लेक एंड प्राइमरी ट्रीटमेंट। लेक से पानी लेकर आते हैं और प्राइमरी ट्रीटमेंट कर देते हैं। ठीक है, पानी लेकर के आए, ट्रीटमेंट कर दिया। देर आफ्टर वाटर इज ट्रांसफर्ड टू द वाटर ट्रीटमेंट कॉस्ट सेंटर फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी एडजस्टमेंट के बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहां पर होता है? वाटर ट्रीटमेंट पर। पहले वाटर कलेक्शन करा बेटा, वहां पर प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद में वाटर ट्रीटमेंट का एक प्लांट है वहां पर भेज दिया उसका, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया। अब ट्रीटमेंट होने के बाद ये जो वाटर होता है, ये भेजा जाता है वाटर डीमिनरलाइजेशन नामक एक और प्लांट में। और वाटर डीमिनरलाइजेशन प्लांट में भेजने के बाद में क्या होता है, पावर जनरेट होती है, उस पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। और कुछ पानी जो है टाउनशिप में भेज दिया जाता है, इनकी कॉलोनी भी है वहां पर यूज करने के लिए। सिर्फ क्या कहानी है, आइए अब कहानी देखते हैं। और जब भी आप मेरे साथ में बेटा क्वेश्चन सॉल्व करें, तो क्वेश्चन के आंसर से ज्यादा जरूरी इसकी प्रोसेस होती है, उसको बड़े ध्यान से समझना। ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर आए। सबसे पहले बेटा, एक लेक है नियर बाय, लेक से पानी लेकर के आते हैं हम प्लांट में। तो यहां पर ये कॉस्ट लगती है वाटर कलेक्शन की कॉस्ट। और यहां पर इस पानी का प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके बाद में पानी को और आगे भेजा जाता है बेटा, फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। पहला ट्रीटमेंट हो गया, अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए आ गया।
ये एक और प्लांट हो गया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद में वाटर डीमिनरलाइजेशन में जा रहा है, देखो, वाटर डीमिनरलाइजेशन में जा रहा है और फिर टाउनशिप में भी जा रहा है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद में बेटा पानी जाता है वाटर डीमिनरलाइजेशन में। वाटर डीमिनरलाइजेशन प्लांट बेसिकली क्या करता है, पानी में जो भी मिनरल्स होते हैं उसको हटा देता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो पानी चाहिए ना उसमें कोई मिनरल्स वगैरह एज सच नहीं होने चाहिए। और बाकी इनकी पास में क्या बनी हुई बेटा, टाउनशिप बनी हुई। टाउनशिप मतलब क्या होता है, प्लांट के आसपास में जहां एम्प्लॉयज रहते हैं, तो ये टाउनशिप बनी हुई। टाउनशिप में पानी भेज दिया जाता है कुछ, और कुछ पानी जो है बेटा कहाँ भेज दिया जाता है, वाटर डीमिनरलाइजेशन। यहां जो पानी भेजा जाता है बेटा, कहां पर, वाटर डीमिनरलाइजेशन। ये पानी आगे यूज होता है फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, या पावर बोल लो। दिस इज द होल प्रोसेस। ये पूरी की पूरी प्रोसेस है जो काम करता है। लेक, लेक के बाद प्लांट, फिर सेकेंडरी एडजस्टमेंट, पहले प्लांट में प्राइमरी एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट के लिए, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद कुछ पानी वाटर डिमिनरलाइजेशन, कुछ पानी टाउनशिप में डोमेस्टिक यूज के लिए। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है सर, आगे देखते हैं अब क्या दिया गया है और पूछा क्या गया है। आगे हमको बेटा कॉस्ट दे दी अलग अलग जगह। वाटर कलेक्शन वाले की कॉस्ट दे दी, वाटर ट्रीटमेंट वाले की कॉस्ट दे दी, डीमिनरलाइजेशन की कॉस्ट दे दी, और टाउनशिप में कितना पानी गया वो दे दी। टाउनशिप में कॉस्ट क्या आई, वहां तो पानी चला गया। तो क्या क्या कॉस्ट आई है बेटा वो हमको गिवन है यहां पर। आगे आप देखोगे बेटा तो यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन और दी गई है। वाटर कलेक्शन टू वाटर ट्रीटमेंट, कुछ क्वांटिटी की डिटेल दी गई है। वाटर कलेक्शन से लेकर के वाटर ट्रीटमेंट एक्चुअल में 20,000 किलोवाट के वाटर लॉस्ट हुआ। मतलब लॉस्ट कितना नुकसान हुआ पानी का वो दे रहा है, लॉस कितना कितना हुआ अलग, कॉस्ट दे दी कहां कहां की कितनी आ रही, लॉस दे रखा है। फिर आगे देखेंगे पूछना क्या चाहते हैं। तो 20,000 का पानी का लॉस हुआ, उसमें से 15,000 नॉर्मल है। तो एक बात बताओ फिर अब नॉर्मल क्या है। तो एक कॉलम में यहां पर बना देता हूं बेटा अब नॉर्मल। यहां 5,000, यहां 3,000, यहां 5 हुआ, 5 का 5 ही नॉर्मल है तो अब नॉर्मल कुछ नहीं। और टाउनशिप वाले में कुछ हुआ। ये भी कुछ डिटेल हमको दे रखी है, लॉसेस पानी का, भाई पाइपलाइन वगैरह में खत्म हो गया, लीकेज हो गया, ऐसे कुछ लॉस दे रखे हैं हमको। अभी हमको यहां पर बोला है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वाटर डिमिनरलाइजेशन प्लांट टू पावर जनरेशन। फाइनल एंड प्रोडक्ट पावर जनरेशन में जो भेजा उसकी कॉस्ट कितनी आई,
अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालनी है हमको, ये सारे काम हमको करने हैं। तो अभी कर देते हैं ये काम, बहुत आसान है, ये दिखने में बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन बहुत आसान है। अच्छा, वाटर कलेक्शन की कॉस्ट निकालनी है तो एक स्टेटमेंट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ वाटर कलेक्शन। ये जितनी भी कॉस्ट दे रखी जोड़ दो, ये वाटर कलेक्शन की कॉस्ट है। चलिए बेटा निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, जस्ट वेट अ मिनट, फिर करते हैं इसको। यस बेटा, चलो पहला स्टेटमेंट बनाते हैं। आसान है, पहला स्टेटमेंट जितनी भी कॉस्ट दे रखी है सबको ऐड कर दो फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए। कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ वाटर कलेक्शन। एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बना लेते हैं बेटा, एक अमाउंट का और एक रेट, एक क्वांटिटी का भी बना लेते हैं, क्वांटिटी का भी काम आएगा। ये क्वांटिटी का, ये रेट का, और ये अमाउंट का। आगे पीछे अभी नीड के अकॉर्डिंग कर लेंगे, क्या आगे रखे क्या पीछे रखे। पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी यहां रख देते हैं, रेट पर यूनिट यहां रख देते हैं, और अमाउंट यहां रख देते हैं। चलो बेटा सबसे पहले देखेंगे, क्वांटिटी दे रखी है वाटर रेज्ड की, कितना वाटर रेज्ड करा, क्वांटिटी ऑफ वाटर, भाई पानी रेज कितना करके लाए, 4000 या 4 लाख है, 4 लाख होगा, 4 लाख किलोवाट पानी लेकर के आए। रेट पर यूनिट कुछ नहीं निकलनी यहां पर, अमाउंट भी कुछ नहीं निकल। आगे देखते हैं, क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट वगैरह दे रखी है, चलो ये आगे बात करेंगे। यहां आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ वाटर रेज पर, पहले कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट ऑफ वाटर रेज्ड। कितना पानी रेज करा हमने, कितने रुपए का, मतलब 4 लाख रुपए का। आप चाहे तो बेटा हर एक की पर यूनिट जो है फॉर्मेट में साथ साथ निकाल सकते हैं, वैसे नीड नहीं है। फिर केमिकल्स लगे, सैलरी लगी होगी स्टाफ की जो कि इस काम में लगा हुआ होगा उनकी, इंश्योरेंस लगा, डेप्रीशिएशन लगा, रिपेयर मेंटेनेंस लगा, सबको ऐड कर दो एज इट इज लिख के। खर्चे लग गए, केमिकल, सैलरी, इंश्योरेंस, डेप्रीशिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। डेप्रीशिएशन, केमिकल 80,000, सैलरी 3 लाख, इंश्योरेंस 50,000। 80,000, 3 लाख, 50,000। रिपेयर मेंटेनेंस के 30, डेप्रीशिएशन के 24, अपन ने ऊपर नीचे लिखा है बेटा। इसकी यहां तक की बेटा एक बार कॉस्ट निकालो। अब यहां पर हमें बेटा कुछ नॉर्मल और अबनॉर्मल लॉसेस हुए, तो इसमें से हमको नॉर्मल का तो कुछ करना नहीं है, जैसा कि मैंने बताया एक ही कंपनी की प्रोसेस चल रही है अपनी, तो क्या हटा देना है सर, यहां से हमको एबनॉर्मल लॉस हटा देना है। तो पहली प्रोसेस का बेटा एक बार देख करके मुझे बताओ
कि फर्स्ट प्रोसेस में अबनॉर्मल लॉस कितना था। फर्स्ट प्रोसेस में अबनॉर्मल लॉस कितना था और उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट कितनी आएगी। यस बेटा, अभी तक जो अपनी कॉस्ट आ रही है, अब नॉर्मल को नीचे लिख देते हैं एक काम। अभी तक जो अपनी कॉस्ट आ रही है 8,84,000 और क्वांटिटी क्या है 4,00,000। लेस कर देंगे अब नॉर्मल लॉस जो हो गया हमारा। नॉर्मल का ट्रीटमेंट नहीं करना है, ध्यान रखें। अच्छा, इसकी रेट निकालना बेटा, क्या निकल रही है 8,84,000 डिवाइड बाय 4,00,000, क्या रेट निकल रही है 2.21। तो इसी रेट पर अब नॉर्मल लॉस जाएगा। अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकालो बेटा, कितनी आ रही है। क्वांटिटी में से भी हटाना है, कॉस्ट में से भी हटाना है। तो देखिए बेटा क्या आ रही है जल्दी से, 5,000 मल्टीप्लाई 2.21 कर देंगे, 11,050 आ रहा। तो अब रिमेनिंग कॉस्ट जो है वो आ गई कॉस्ट ऑफ वाटर कलेक्शन। 3,95,000 किलोवाट पानी बचाओ। किलो होता है, वॉट होता है पानी में, देख लेना। कॉस्ट कितनी बची है बेटा पीछे, अब कॉस्ट कितनी बच गई 8,79,250। नहीं यार, 7,2950। कॉस्ट तो वही आएगी 2.2। वाटर कलेक्शन से पानी अब कहां जाएगा वो बता दो मुझे। ये पानी कहां पर जाएगा आगे, ये पानी कहां पर जाएगा आगे। वाटर कलेक्शन के बाद पानी कहां जाता था, वाटर ट्रीटमेंट में। तो वाटर ट्रीटमेंट में जब पानी जाएगा तो उसके लिए कॉस्ट कितनी होगी, इतनी होगी। कॉस्ट ऑफ वाटर कलेक्शन एंड यहां पर ऑब्लिक लगाकर लिख दो वाटर ट्रांसफर टू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो यही सेम है, तो इसलिए दोबारा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन एक चीज मैंने आपको बताई थी कि फुट नोट में लिखनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, क्या है वो, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी एंड अमाउंट बता दो बेटा कितना है, बड़ा आसान है बताना। सेम टू सेम ही वैसा कुछ रहने वाला है। क्वांटिटी कितनी थी पहली प्रोसेस के अंदर, क्वेश्चन में जाके चेक करोगे तो क्वांटिटी सर टोटल मिलाकर 20,000 का लॉस हुआ था, जिसमें से 15,000 नॉर्मल थी। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी कितनी है सर 15,000। कॉस्ट पर यूनिट तो वही रहने वाली है 2.21। तो कॉस्ट नॉर्मल लॉस की कितनी है वो बता दो, फुट नोट में बता देंगे। 33,150। क्लियर है बेटा ये बात, बताइए यस और नो जल्दी से फटाफट से। अभी हमारे पास में बेटा टाइम थोड़ा सा कम है, तो मैं आगे की प्रोसेस आपको थोड़ी बहुत बता देता हूं ताकि आप होमवर्क में इसको आगे कर पाए। अब बेटा ध्यान रखो अगला, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर पाएंगे इसको। वाटर ट्रीटमेंट वाले का फॉर्मेट बनाना है। प्रोसेस कॉस्टिंग आपने पढ़ी होगी, वही चल रही है। यहां से जो पानी गया वो वाटर ट्रीटमेंट में चला जाएगा पूरा, तो उसकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ वाटर कैम फ्रॉम वाटर कलेक्शन, वो आ जाएगी। और उसके बाद में ये जो भी कॉस्ट लगी है बेटा, ये रही, ये कॉस्ट फिर से ऐड कर देना, तो वाटर ट्रीटमेंट की आ जाएगी। यहां से पानी फिर कहां जाएगा, वाटर डीमिनरलाइजेशन में, उसमें ये कॉस्ट और ऐड कर देना, वाटर डीमिनरलाइजेशन। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा, होपफुली आप कर लोगे इसको।
बताओ हो जाएगा कि नहीं? और ध्यान रखना अबनॉर्मल लॉस सब में हटाते जाना, नॉर्मल लॉस को नोट में लिखते जाना। तो ये आपको आज बेटा करना है। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन, और फिर हम बढ़ेंगे आगे हमारे आगे के क्वेश्चंस। एंड एक बात मेरी ध्यान से सुन ले बेटा, ये जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा आता है बोला है। जो क्वेश्चन अपन करेंगे ना, जो भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे, कुछ तो हमारे मॉड्यूल में कुछ इधर उधर घूमे हुए हैं, इधर उधर, ये ओएमएस की तरह है, ये भी बुक इसका थोड़ा इधर उधर हो रखा है मामला, वो क्वेश्चंस ही एग्जाम में आएंगे। और इस चैप्टर के आने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं, मैं पहले मार्क्स ओरिएंटेड चीजें ले रहा हूं इसलिए। तो 8 मार्क्स आपके सामने है, इसी टाइप के क्वेश्चन सेम मिलने वाले। चलो इस क्लास में करते हैं इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। सॉल्यूशन बेटा अभी दिखा देते। और बुक के अंदर बेटा, कॉस्ट ऑडिट की बुक के अंदर ये क्वेश्चन आपको कहां मिलेगा वो भी मैं बता देता हूं। पेज नंबर 439 पर, पेज नंबर 439 पर ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, यूटिलिटीज कंजम्पशन नामक चैप्टर, वहां पर ये क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान रखना। चलिए बेटा इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। तो लास्ट क्लास में बेटा अपन कर रहे थे ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको आगे करने के लिए भी दिया था बेटा, क्या आपने ये क्वेश्चन किया? मतलब सिमिलर था, उसके बाद भी सब सेम ही था आगे से आगे, बस आपको आगे की कॉस्ट ऐड ऑन करनी थी। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेटा अपनी फर्स्ट प्रोसेस का जो है अपन ने स्टेटमेंट बनाया था, जिसके अंदर हमने क्या किया था बेटा, वाटर कलेक्शन की कॉस्ट निकाल ली थी। इससे आगे अब आता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कॉस्ट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कॉस्ट। ठीक है, तो आइए बेटा अपन अगला स्टेटमेंट बनाते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब हम निकालने वाले बेटा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कॉस्ट। ये एक ऐसा चैप्टर है, अलग अलग केसेस पर बेस्ड है चैप्टर, और काफी इसमें आपको इंटरेस्टिंग चीजें, केस स्टडी बेस्ड चीजें मिलेगी इसके अंदर। तो इसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है बेटा, केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें अलग अलग केसेस मिलेंगे, और क्वेश्चन भी बेस्ड ऑन दैट केस ही होंगे, ज्यादातर केस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अब देखिए बेटा यहां पर क्या दिया गया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए देखिए, वही अपन सेम फॉर्मेट वैसा का वैसा ही बना लेते हैं, क्वांटिटी, रेट पर यूनिट और अमाउंट। चलिए बेटा देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहली बात तो, वाटर कलेक्शन वाले से पानी प्रोसेस होकर के, वाटर कलेक्शन वाले से यहां से देखो, लेक से पानी आता था, सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया, वाटर कलेक्शन वगैरह प्लांट हो गया। यहां से सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जाता था,
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कॉस्ट निकाल रहे हैं बेटा। तो देखिए बेटा इसके अंदर क्या क्या आ रहा है। कॉस्ट ऑफ वाटर वेज तो यहां से निकलेगी, इसके यहां से जो वाटर की कॉस्ट रही वो अगले वाले में बन जाएगी। तो सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ वाटर ही ले लेते हैं, क्योंकि पानी वाटर कलेक्शन से निकला और यहां आ गया। कॉस्ट ऑफ वाटर 872950, और 3,95,000 की क्वांटिटी। रेट थी यहां पर 2.21। अब आगे की कॉस्ट लग गई, वो देखते हैं। केमिकल, सैलरी, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। केमिकल, सैलरी, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। केमिकल की अगर कॉस्ट देखी जाए भाई, तो 2,50,000, 2,50,000 सैलरी, 40, 30, 40। 2,50,000 केमिकल में आ जाएगी कॉस्ट। ये बेटा ऐसा चैप्टर है, ऐसे क्वेश्चन है हमेशा, मतलब ये मान लो 3 में से 4 क्या, कई बार 4 बार भी आए। तो एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमेशा लगभग लगभग मिलता है। अपन एग्जाम के क्वेश्चंस भी देखेंगे इसके साथ। $40,000, $30,000 एंड $40,000। इसके अलावा बेटा कोई कॉस्ट है क्या इसमें? इसके अलावा कोई भी कॉस्ट नहीं। अब अपन कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। लेकिन अभी इसमें से एक चीज हमको हटानी पड़ेगी, वो क्या है बताओ मुझे फटाफट से। क्या चीज मुझे इसमें से हटानी पड़ेगी? पहले तो एक बार यहां तक की कॉस्ट निकाल लेते हैं। यहां तक की कॉस्ट कितनी आ रही है देखो बेटा, 1482950। क्वांटिटी कितनी है? 3,95,000। लेकिन अब इसमें से लेस हो जाएगा बेटा जो भी हमारा अबनॉर्मल लॉस हो गया। तो अबनॉर्मल लॉस की देखो बेटा कितनी क्वांटिटी थी। अबनॉर्मल लॉस सेकंड प्रोसेस में बेटा 3,000 यूनिट्स का था। यूनिट्स बोल लो, पानी तो गैलन्स में आता है वैसे जनरली। तो 3,000 का लॉस था। यहां रेट निकालना बेटा, कितनी आ रही है रेट ऊपर? 3.75। तो ये 3.75 की रेट से 11,250 का अबनॉर्मल लॉस हो गया। 11,250 का अबनॉर्मल लॉस होने के बाद में अब कितना बचा? सर 11,250 का अबनॉर्मल लॉस होने के बाद कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट आ गई। और नॉर्मल लॉस भी बता दो बेटा, जिसको अपन किस में लिखेंगे? फुट नोट में। वही सेम रेट, बस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना। 1471700, 3,92,000। और रेट क्या आ रही है? वही सेम रहेगी रेट तो 3.7।
नॉर्मल लॉस। कितनी गैलन्स है? 17,000। मल्टीप्लाई 3.75, 6375। ठीक है बेटा, आइए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा एक बार। वाटर ट्रीटमेंट के बाद में क्या होगा बेटा, देखिए अब। वाटर ट्रीटमेंट के बाद में क्या होता था, देखिए। अब वाटर ट्रीटमेंट से कुछ पानी जाएगा वाटर डिमिनरलाइजेशन के लिए और कुछ डायरेक्टली चला जाएगा टाउनशिप में यूज के लिए। तो अब टाउनशिप में कितना जाता है और डिमिनरलाइजेशन में, क्योंकि यहां से क्या बनेगी, पावर बनेगी। तो अब वाटर डिमिनरलाइजेशन में कितना जाएगा, तो टाउनशिप का दे रखा है बेटा 1 लाख, सीधा सीधा। तो 1 लाख अगर टाउनशिप में जा रहा है तो बाकी वाले में कितना जाएगा फिर? हमारे पास में अभी टोटल कितना बचा हुआ है आप देखोगे तो टेक्निकली 3,92,000। तो 2,92,000 जाएगा। लेकिन हमको पता है अभी हम नॉर्मल कॉस्ट का बर्डन, नॉर्मल लॉस का बर्डन नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में तो इतना है नहीं। एक्चुअल में इतना है नहीं। तो यहां पर आप देखोगे तो क्वांटिटी भी वैसे तो उसी तरीके से दी गई है यहां पर, लेकिन नॉर्मल लॉस को नहीं हटा रहे हैं, इस वजह से साथ मिले। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं वाटर डीमिनरलाइजेशन प्लांट की कॉस्ट। टाउनशिप की तो सीधी सीधी निकल गई, यहीं से निकल जाएगी। टाउनशिप में कॉस्ट कितनी आएगी, देखो। कॉस्ट ऑफ वाटर सेंट टू टाउनशिप, वो तो सीधा ही चला गया यहां से 1 लाख। ये सीधा सीधा आ जाएगा ये। अब वाटर डिमिनरलाइजेशन की कॉस्ट निकाल। कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ वाटर डिमिनरलाइजेशन। वाटर डिमिनरलाइजेशन का मतलब भी बता दूं बेटा मैं, सिर्फ पढ़ने से नहीं समझने से भी काफी कुछ मतलब है अपन को। डिमिनरलाइजेशन मतलब मिनरल्स निकाले जाएंगे उस वाटर में से। मिनरल्स निकाल दिए जाएंगे पानी के अंदर अगर कुछ हो, और डीमिनरलाइज्ड वाटर, बिना मिनरल्स वाला वाटर काम में लिया जाएगा फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। पर्टिकुलर्स आ जाएगा बेटा। आप एग्जाम में बेटा कोशिश करें कि हर चीज का पर यूनिट निकाले, ये जितनी भी चीजें है ना सबका पर यूनिट निकाले आप, ज्यादा बेटर रहेगा। क्वांटिटी, कॉस्ट पर यूनिट और अमाउंट। सबसे पहले यहां पर जो वाटर आया है, कॉस्ट ऑफ वाटर वो कितनी रहेगी। वाटर ट्रीटमेंट हो गया, अब डिमिनरलाइजेशन के लिए यहां आ गया, यहीं से वही बन जाएगा सब कुछ। तो वाटर की कॉस्ट कितनी रहेगी, यहां पर 2,92,000 ही आएगा। 3.75 की रेट से। तो देखिए बेटा कितना होगा, 2,92,000 3.75 की रेट से आ गए। और आगे का पूरा सॉल्व करो बेटा, आगे का सॉल्व करके कॉस्ट निकाल दो। आगे जितनी भी कॉस्ट दे रखी है वो एक बार सारी ऐड कर दो। सारी कॉस्ट ऐड करके बेटा निकाल दो कॉस्ट कितनी आ रही है। 6.28 मेरे पास आंसर आ रहा है।
पर यूनिट का बेटा। एक मिनट देखते हैं। वाटर ट्रीटमेंट बन गया। 2829 एक ही बात है। कॉस्ट अगर देखी जाए बेटा, तो यहां पर कॉस्ट लगी क्या है डीमिनरलाइजेशन के अंदर? केमिकल, सैलरी, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन और रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वही सेम है। केमिकल, सैलरी, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। क्या अमाउंट है इनके देखो, 3350 40 50। अच्छा, इसकी कॉस्ट भी बता देना बेटा, वाटर की क्या आ रही है। ऊपर की कॉस्ट कितनी आई बेटा, एक बार वो निकाल दो। 109 ये आ रही थी क्या, 2,92,000 और 3.75। 10,95,000। 2,92,000 की क्वांटिटी, 3.75 की रेट, और इसका टोटल कर लो बेटा, ये कॉस्ट कितनी आ रही, 1835,000। 2,92,000 बेटा, टोटल हमारे पास में बचा था 3,92,000। उसमें से 1 लाख तो चला गया टाउनशिप के अंदर, टाउनशिप के अंदर जा रहा है 1 लाख, तो डीमिनरलाइजेशन में बाकी जो बचा वो वहां चला गया। हाँ, रेट मैंने लिख दी, रुको एक मिनट। रेट क्या आ रही है बेटा, ये देखो, 6.28। लेस होता है इसमें से अब नॉर्मल लॉस, कुछ भी नहीं है, नील है, तो यही आ जाएगी कॉस्ट। अब ये कॉस्ट निकल जाएगी, कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रांसफर फ्रॉम डीमिनरलाइजेशन टू पावर प्लांट में जाएगा। तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वाटर डीमिनरलाइजेशन टू पावर प्लांट। $2,92,000, 6.28 की रेट से 1835,000। ये हो गया बेटा अपना यहां की कॉस्ट का। ये हमसे पूछा था कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वाटर डीमिनरलाइजेशन टू पावर प्लांट। अब नॉर्मल लॉसेस हमने कैलकुलेट कर लिए। अगर आप सेपरेटली तीनों के देखेंगे तो बेटा वो तीनों के अब नॉर्मल लॉस को आप ऐड भी कर दो, और एक बार टोटल अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू बता दो बेटा, क्योंकि स्पेसिफिकली पूछा है, तो सभी के अब नॉर्मल लॉस का अमाउंट और क्वांटिटी भी अपन बता देते हैं।
सेकंड पॉइंट पूछा है स्पेसिफिकली, कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल लॉस। तो अब नॉर्मल लॉसेस कितने कितने हुए बेटा? सबसे पहले अपन एक एक प्रोसेस का देखते हैं। पहली प्रोसेस वाटर कलेक्शन, सेकंड प्रोसेस वाटर ट्रीटमेंट, एंड थर्ड वाटर डिमिनरलाइजेशन। तो सबसे पहले 5000, देन 3000। इसमें शायद हुआ ही नहीं, हुआ क्या कुछ इस थर्ड वाले में? नहीं हुआ ना, नील था ना, नील, कुछ भी नहीं था। कॉस्ट सबसे पहले वाले 5000 की कॉस्ट देखो बेटा कितनी आई थी। सबसे पहले वाले 5000 जो हुआ था उसकी 11050 आई थी हमारी कॉस्ट। पहले वाले फॉर्मेट में जाके देखोगे तो सबसे पहला फॉर्मेट ये रहा, 11050। उसके बाद में हम इधर जाके देखेंगे बेटा, तो इस वाले अब नॉर्मल की कॉस्ट 11250। और ये नील आ गया। टोटल 8000 हो गया। 22,300 आ। सेकंड पार्ट भी कर लिया बेटा। पार्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट में क्या बोला गया आइए देखते हैं बेटा। थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया? थर्ड पार्ट शायद इसमें से कट गया आपके। प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन एनेक्सर टू कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट पार्ट बी। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में इसका एनेक्सर कैसे लगेगा ये प्रेजेंट करो। पहले ही बता दूं बेटा, ये आप पढ़ाई का कंटेंट नहीं है, ये प्रैक्टिकल कंटेंट है। और कॉस्ट ऑडिट करना तो भाई तुमको आता नहीं, तो क्या करे सर इस सिचुएशन? कुछ नहीं, फॉर्मेट को रटना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। फॉर्मेट आपको एज इट इज जैसे प्रेजेंट करते हैं वो रटना है, क्योंकि आपको कॉस्ट ऑडिट आती नहीं है भाई। आपको कॉस्ट ऑडिट इतना एक्सपर्ट थोड़ी हो गए कि भाई सारे एनेक्सर वगैरह बना दोगे। तो अब क्या करें, तो मैं फॉर्मेट आपको बता देता हूं बेटा कि उसी फॉर्मेट में अपन को प्रेजेंट करना है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। कोई खास एज सच कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, नॉर्मल सी प्रेजेंटेशन है बेटा, ये रही। कॉस्ट ऑडिट में एनेक्सर लगता है। एनेक्सर मतलब सपोर्ट में जो जाती है चीजें, वो एनेक्सर में आ जाती है। तो एनेक्सर के अंदर किस चीज को दिखाया जाएगा? पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बात हमको पूछी गई है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ओनली बात पूछी गई, तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो यूटिलिटीज काम आई ना उसका बताना है। इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में जो यूटिलिटी काम आई उसका बताना। तो इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में कितना वाटर काम आया था बेटा? कौन सा वाला वाटर काम आया था इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए? तो सर वाटर डीमिनरलाइजेशन से जो वाटर गया था वो काम आया था पावर बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने। और वहां से गया था 2,92,000। तो देखो बेटा, डिटेल्स ऑफ यूटिलिटीज कंज्यूम क्या बना रहे? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बना रहे भाई, पानी का यूज करते हुए जो बनाते हैं। सीटीए हेडिंग, कस्टम टैरिफ एक्ट की हेडिंग। वैसे एचएसएन कोड वगैरह अब ये आते हैं, तो ये हेडिंग्स वगैरह तो तुम याद ही नहीं रख सकते, पॉसिबल ही नहीं कभी भी याद रख पाना। वैसे ये पार्ट थर्ड नहीं आता एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया है पहले, पार्ट थर्ड नहीं पूछा, क्योंकि पार्ट थर्ड ऐसे पॉसिबल ही नहीं जब तक अगले के पास इंफॉर्मेशन ना हो। कोई सीटीए हेडिंग्स थोड़ी ना याद रख सकता है टैरिफ एक्ट की पूरी। मेन बात ये क्वांटिटी, रेट और अमाउंट बताना हिस्सा, और कुछ नहीं करना। जो काम अपन ने वहां बताया है एंड के अंदर, उसी को यहाँ पर आकर के प्रेजेंट कर देना। इन्होंने क्या एक फिक्स फॉर्मेट बना रखा है
इसमें भर दो अब ये चीजें, इसमें भर दो ये चीजें। तो क्वांटिटी 2,92,000, रेट हमारी निकल गई 0.29 आ रही है, वो थोड़ा सा डिफरेंस राउंड ऑफ की वजह से आ रहा होगा, ये कॉस्ट आ रही है राउंड ऑफ की वजह से। तो यहां आकर के ओनली अपन को इस फॉर्मेट में भर के बताना है, लेकिन ये फॉर्मेट जब तक हमारे पास नहीं होगा हम नहीं बना सकते। फिर भी बाई चांस अगर आपको आ जाता है तो आप प्रोडक्ट का नाम, सीटीए हेडिंग को ब्लैंक छोड़ देना, आपको नहीं पता हो सकता। आप तो क्या करना है, क्वांटिटी का, रेट का और अमाउंट का कॉलम इस साल के लिए, और प्रीवियस ईयर के लिए भी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट का कॉलम, यही कर सकते हो बेटा। तो बेटा ये था क्वेश्चन, जल्दी से बताइए क्लियर है कि नहीं। एंड बेटा क्वेश्चन कैसे आता है, एज इट इज, एज इट इज क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना एग्जाम। तो आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो एग्जाम के अंदर 8-10 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो भी बिल्कुल सेम आएगा। चलो फटाफट से बता दो बेटा मुझे वेटेज ऑफ दिस चैप्टर। तो बेटा मैंने पहली क्लास में ही बता दिया था कि 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन यहां से आता है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है ना बेटा यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी। अभी मैं कहा जा रहा हूं, अब अपन चलेंगे पेपर्स में, पेपर में चलेंगे। अभी तो बुक में तो अपने 2 ही क्वेश्चन है, करने अपन को ज्यादा है। तो जो जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊं बेटा वो आपको अच्छे से कर लेने। तो अभी मैं पेपर के अंदर आता हूं, रुको। एंड जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको वही सेम बेटा एग्जाम में मिलने वाला है। तो अब इतने काम तो आपको करना पड़ेगा कि जो चीज मैं करा रहा हूं उसको आप जरूर से कर ले साथ साथ। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये इसी चैप्टर का है, लेकिन ये पार्ट 2 में, अभी आगे वाला पार्ट आएगा ना, उसके उसका क्वेश्चन है। दिसंबर 18, चलो दिसंबर 18 का क्वेश्चन करते हैं। ये राइट क्वेश्चन, ये पेपर ही क्लियर नहीं है, ऐसा नहीं है कि स्क्रीन क्लियर नहीं होगी, ये पेपर ही ऐसा ही इंस्टीट्यूट ने अपलोड करा है। तो बेटा दिसंबर 2018 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, एक और। चलो देखते हैं क्या पूछ रहा है। एक केमिकल यूनिट है जनरेट करती इन हाउस पावर टू मीट इट्स शॉर्टफॉल फ्रॉम ग्रिड सप्लाई। ग्रिड मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से आती है, पावर हाउस वगैरह से, वहां से। लेकिन अगर मान लो उसमें शॉर्टफॉल हो तो क्या करे, तो ये खुद भी बनाते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। इट हैज 20% सरप्लस पावर विच इट कैन सप्लाई टू द एडजेसेंट यूनिट्स। मतलब इसके पास में ज्यादा पड़ी है तो ये जो क्या कर सकती है, सप्लाई वगैरह भी आगे भी कर सकती है। ठीक है, कुछ जिनको जरूरत हो उनको भेज देती है पावर। तो मेन बात आ रही है पावर की। पावर और इलेक्ट्रिसिटी एक यूटिलिटी है, यूटिलिटीज को ट्रांसफर कर रही है ये एडजेसेंट यूनिट, मतलब दूसरी यूनिट्स को। अब वो दूसरी यूनिट्स कौन सी, आइए देखते हैं। फ्रॉम द कॉस्ट डेटा गिवन बिलो, हाउ वुड यू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ पावर एज पर CAS8 इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। हमको कॉस्ट ऑफ पावर निकालनी है अगर पावर जनरेट करी हो इंटर यूनिट ट्रांसफर के लिए, और जनरेट करी हो इंटर कंपनी ट्रांसफर के लिए। बताओ कुछ दिखा के नहीं, इंटर यूनिट और इंटर कंपनी याद आया कि नहीं, बताओ। इंटर यूनिट ट्रांसफर में कहां तक के पार्ट लेते हैं ये बताओ। इंटर यूनिट ट्रांसफर करते हैं तो क्या क्या लेते हैं भाई, मटेरियल और लेबर और एक्सपेंसेस तो लेते ही लेते हैं, और क्या लेते हैं ये बताओ। इंटर यूनिट के अंदर और क्या क्या लेना है इन 3 चीजों के अलावा। फैक्ट्री ओवरहेड्स तक भी लेना है और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लेना है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इंटर कंपनी में क्या एक्स्ट्रा लेना है, शेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और ले लेंगे, बस हो गया। आप लोग करते हैं इसको, पहला केस करते हैं। कितने नंबर का आया है देख लो तुम, 8 मार्क्स का। जनरली 8 नंबर का ही क्वेश्चन आता है इससे। कैलकुलेशन ऑफ द
कॉस्ट ऑफ पावर in case of inter unit transfer. पर्टिकुलर्स अमाउंट का पहले यहां बना लेते, फिर क्वांटिटी। क्वांटिटी ऊपर ही लिख देंगे क्योंकि सेम ही है, हर बार क्यों लिखे क्वांटिटी, तो क्वांटिटी का कॉलम नहीं बनाते हैं, जरूरत नहीं है क्वांटिटी का कॉलम बनाने। डायरेक्टली रेट पर यूनिट का, और क्वांटिटी इन्होंने बनाई है कितनी, ये रही 2976500 किलोवाट की, 2976500 किलोवाट की। चलिए देखते हैं बेटा, सबसे पहले तो कोल कंज्यूम लेस एश सेल। ये बात ध्यान रखना, आगे भी मैं अभी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, तो एक बात आपको, बेसिक बात है, आपको पता ही होगी, ये तो आप इंटर वगैरह बचपन से पढ़ते हैं फाउंडेशन। भाई किसी मटेरियल का कोई वेस्ट बच जाता है, स्क्रैप बच जाता है और वो सेल हो जाता है, तो वो उसकी कॉस्ट में से लेस हो जाता है भाई। तो अगर आप कोई भी वेस्ट सेल करते हो उसी पर्टिकुलर मटेरियल का, दैट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ दैट मटेरियल। ये ध्यान रखना, आगे काम आएगा, काम जहां आएगा फिर मैं आपको बताऊंगा मैंने उस टाइम ये लाइन क्यों बोली थी। कोल कंज्यूम्ड लेस एश सेल 15,80,000 पर यूनिट निकालते जाओ बेटा, साथ साथ इसको इससे डिवाइड कर दो। मेरे हिसाब से ये भला आदमी है, निकाल ही तो रखा है, अपन को निकालना ही नहीं भाई, मत निकालो, इसी के अकॉर्डिंग निकाल रखा है इसने, तो काम आसान है अपना। 53.08 वही आएगा ये तो। डीजल, ऑयल, वाटर, स्टोर, सैलरी ऑफ पावर हाउस स्टाफ, रिपेयर मेंटेनेंस, सब ले लो, ये सब फैक्ट्री ओवरहेड तक तो सब कुछ ही लेना है हमको, यहां तक तो सब कुछ बिना सोचे समझे ले लो, उसके बाद आगे सोचेंगे। डीजल ऑयल, वाटर, स्टोर्स, सैलरीज ऑफ पावर हाउस स्टाफ। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर दे देता सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, तो क्या वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनता है? ऑफिस स्टाफ को अगर सैलरी दे दे तो क्या वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेगा? नहीं बनेगा, इस बात का ध्यान रखना बेटा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये सारे खर्चे ले लेते हैं। 185 16,40,000, 1,85,000 रेट आएगी 6.22, 16,40,000 55.10, 65,000 2.18, 1,394,800 46.86, staff 2,96,000, ये ऊपर नीचे हो गया क्या यार? 185 16,40,000 और 65, वाटर, स्टोर्स, सैलरीज, अच्छा ये यहाँ पर स्टाफ नहीं है, 2,96,000
और 2,06,000। 9.94, 6.92। अब इसके बाद की बेटा जो कॉस्ट है वो जोड़नी है कि नहीं, ये बता दो मुझे। ये एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, क्या लेना है इसमें से मुझे? इंटर यूनिट ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या लेना है? कुछ लेना है या नहीं लेना है? ये एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, ये लेना है कि नहीं लेना? ओनली डिस्ट्रीब्यूशन लेना है। डिस्ट्रीब्यूशन लेना है। तो एक बात बताओ फिर, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस और ओनली फैक्ट्री ओवरहेड, ये किस में लेते हैं फिर? ये किस में लेते हैं? इंटर प्रोसेस ट्रांसफर कर रहे होते तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे लेते? इंटर प्रोसेस ट्रांसफर हो रहा होता, इंटर डिपार्ट, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते खुद के यूज, वो इंटर प्रोसेस ही हो गया हमारा, तो वहां पर नहीं लेते ध्यान। तो यहां पर अपन ऐड कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स देख लो बेटा, 1,80,000। 6.05 की कॉस्ट निकाल दो बेटा। टोटल कॉस्ट 5546,800। अब इसकी वो निकालो पर यूनिट। ये कहीं नहीं मिलेगी, ये निकालनी पड़ेगी। डिवाइड बाय दिस, डिवाइड बाय दिस। 2976500 से डिवाइड कर दो इसको। 5546,800, 1.86 आ रही है। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। ये कॉस्ट इसकी सही दी हुई है क्या? मुझे तो नहीं लग रही यार। अच्छा, ये पर 1,000 किलोवाट में थी, ठीक है, यहां पर 2 जीरो है। तो आप भी क्या करो बेटा, ऊपर वाले से मैच करने के लिए 29765 से डिवाइड करो ओनली। वो 2 जीरो उसने कॉमन ले रखे हैं वहां पर, तो वो 2 जीरो हटा दो। तो डिवाइड किससे करोगे? 2976500। और रेट यहां पर अपन को क्या कर देनी है, ये सेम टू सेम ध्यान रखना, हंड्रेड्स में ले रखा है इसने। तो अपन क्या करेंगे, 5546,800 डिवाइड बाय, 2 जीरो कॉमन ले रखे हैं, 29765 से डिवाइड होगा, 186.35। क्लियर बेटा ये वाली बात? यस और नो जल्दी से बताओ। फर्स्ट पार्ट, 4 नंबर वाला पार्ट अपना कंप्लीट है। फटाफट से सेकंड पार्ट निकाल दो, फटाफट से, मेरे बिना कराए निकालो तुम। एक बात बताओ, ये इंटरेस्ट ऑन असेट परचेज ये ऐड होगा क्या कॉस्ट में? इंटरेस्ट ऑन असेट परचेज ऐड होगा क्या कॉस्ट में? असेट परचेज पर जो इंटरेस्ट देते हैं सर, ये तो फाइनेंशियल कॉस्ट है, तो नोट में लिखोगे इंटरेस्ट ऑन असेट परचेज विल नॉट बी एडेड टू द कॉस्ट सिंस इट इज ए फाइनेंशियल कॉस्ट। चलो दूसरे वाले का निकालो जल्दी से। ये देखो, पूरा फॉर्मेट यहां तक तो कॉमन ही रहना है यार। करना क्या है तुमको, सिर्फ और सिर्फ सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और ऐड कर देना है बस। तो मैं यूं कह दूं, देखो मैं यहां से आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, एग्जाम में मत कर लेना, और तुमको कॉपी में भी पूरा बनाना है। 5546,800, इतने आलसी मत बनो अभी तुम कि तुम सोचो ऊपर वाला प्लस ही है। 2,05,000 और ऐड कर दो इसमें, बाकी पूरा तो सेम ही बनेगा। तो अपन फॉर्मेट 2 की हेडिंग डालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंटर कंपनी, पूछा शायद कंपनी ट्रांसफर। 5751800 पर यूनिट निकाल दो इसकी। 29765 से डिवाइड कर दो इसको, 193.240 आ जाए, ये रेट आ जाए।
ये बेटा अपना हो गया क्वेश्चन, बताइए क्लियर है कि नहीं, यस और। एंड इस सब्जेक्ट में बहुत ही कम और रेयर होगा कि आपको होमवर्क मिले, क्योंकि मेरे को ही कराना है, इसमें क्वेश्चन केस बेस्ड है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ इससे मेनली 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट वी हैव डन केस बेस्ड, सेकंड ये कर लिया, थर्ड टाइप और है, वो थर्ड टाइप सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में, वो अपन करेंगे अगली क्लास में। अभी अपना हो गया टाइम। चलिए बेटा आज करते हैं इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में आगे के टॉपिक के साथ।